हेलो गाइस, जय श्री राम, शास्त्री काल शरण। गाइस आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस 3, जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिस 2 एंड 1 जो थे मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। ये फुल प्रैक्टिस सेट हैं। इनमें आपको मैं 20 क्वेश्चंस करवाता हूँ और 20 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम लेवल के होते हैं, जो कि एक तरीके से आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड हैं। आप उसको भी समझ सकते हो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस नंबर 2 में करवा चुका हूँ। 1 एंड 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हो। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 3 आपको करवाऊँगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस नंबर 4, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर जो सोडियम है अगर लगातार वायु में रहेगा, आपको पता है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये तो पता होगा। लेकिन अगर इसको वायु में लगातार रखेंगे तो आपको पता है सोडियम एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये क्या कर लेता है, मतलब क्या बना के तैयार कर देगा। तो मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा, ये Na2CO3 बना देगा। आप कहोगे सर वायु में रखने के बाद ये तो बनाना चाहिए, इसको N2O बनाना चाहिए, Na2O बनाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब सोडियम रिएक्शन करता है तो ये वाला कंपाउंड बनना चाहिए। आप सही कह रहे हो, लेकिन ये रिएक्शन 2-3 बार होती है। जैसे पहले ऑक्सीजन के साथ में होगी तब ए बनेगा, दोबारा फिर ऑक्सीजन के साथ में होगी तब ए बनेगा, और लास्ट में जो होगा, क्योंकि हमारे जब लगातार वायु में रहेगा तो इसमें क्या होता है, कार्बन भी मौजूद होता है। तो लास्ट में हमारा जो है NO2CO3 बन जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आप समझते रहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ता हूँ आगे। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें जो पूछ रहा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होता है वो होता है क्लोरीन। ठीक है, वैसे आप कहोगे सर फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे चलता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो सही है, लेकिन जो मोस्ट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन होता है। इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका कैसे पता कर लेते हैं कौन ज़्यादा वो है, वो तो आएगा एक एक्सेप्शन से। वैसे अगर बात करूं, जो अगर कॉलम जब हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, आज मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो क्वेश्चन हैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा, उसका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। लगभग 30-35 क्वेश्चन होंगे, तो आप उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मतलब बढ़ता घटता क्या बढ़ता है मेंडलीव के दाएँ से बाएँ जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर, उसमें कन्वर्ट मतलब पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ। देखिए बेकिंग सोडा, ये आप देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है एक्चुअली में। ये जो हम खाते हैं सोडा ना, खाने वाला सोडा, वही बेकिंग सोडा होता है। और ये जो लिखा है धावन सोडा के फार्मूले, बेकिंग सोडा ये होता है NaSCO3। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए रेड लेड क्या होता है। जो रेड लेड होता है बहुत अच्छा सिंदूर भी इसको बोलते हैं, और लिथार्ज से बनाया जाता है, लिथार्ज से। ठीक है, तो Pb3O4 हमारा रेड लेड का फार्मूला होता है, और लिथार्ज का क्या फार्मूला होता है, वो होता है PbO। PbO पर जब भी हम लोग ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो रेड लेड बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आवर्त सारणी में सेकंड समूह तत्वों को क्या कहते हैं। देखिए जो उपवर्ग होते हैं, फर्स्ट उपवर्ग और सेकंड उपवर्ग, ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और एस ब्लॉक का स्फेरिकल मतलब इनका आकार होता है। लेकिन उसको कहा क्या जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। उसमें हमारी क्षारीय मृदा धातुएं पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, फर्स्ट वाले को क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, और एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो हमारे होते हैं लेंथेनाइड, और जो हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश एकदम माइनस में होता है, -1.6 करके होता है, और 10 की घात -19 कूलम, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। प्रोटॉन पर अगर यही आवेश पूछ देता तो प्लस कर देते, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाले रेडियोधर्मी आइसोटोप समस्थानिक क्या होता है, वो कोबाल्ट होता है। रेडान भी कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोबाल्ट 60 इसको भी कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मतलब कौन सा समस्थानिक इसमें ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव है। तो आप बताइए, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि यार इसमें रेडियो एक्टिव कौन सा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नाभिक जिस मतलब एलिमेंट है, कुछ भी ले, जिसका नाभिक अनस्टेबल होता है, यानी जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है, वो रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो आप इसमें चेक कर लीजिए, जो हमारा SC आंसर दिख रहे हैं 1s3, इसमें न्यूट्रॉन तो 2 हैं लेकिन प्रोटॉन 1 है, तो इसी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग इसको ले लेंगे तो इसमें जो प्रोटॉन आएगा वही न्यूट्रॉन आएगा। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला सॉरी गुड, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर
69। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो देखिए, आकर्षण बल का क्वेश्चन है, किसमें आप समझते हो आकर्षण बल ठोसों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सबसे कम गैसों में होता है। चलिए, पूछ रहे हैं कि विसरण की तीव्रता। चलिए, विसरण की तीव्रता में विसरण कह रहे हैं डिफ्यूजन इज वेरी रैपिड इन, किसमें विसरण की तीव्रता होती है? विसरण मतलब होता है कौन ज़्यादा फैलता है, ऐसे बोल सकते हो, कौन ज़्यादा विसरित होता है, तो वो गैसें होती हैं। विसरण की तीव्रता गैसों में ज़्यादा होती है और ठोसों में सबसे कम होती है। नेक्स्ट, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो आप कैसे निकालोगे CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा? कार्बन के, तो कार्बन कितना होता है आप अंदाज़ा लगा के बताइए। अंदाज़ा कि आपको पता होगा 6C12 कार्बन होता है। ठीक है, इसका एक आइसोटोप भी होता है 6C14। तो 6C12 यहाँ पर आप ऊपर रखिए, इसमें 12 ऊपर रख लीजिए। ठीक है, ऊपर रखिए 12, 12 के नीचे आप क्या रखिएगा? 12 के नीचे रखिए आप CO2 और O2 ऑक्सीजन सभी को जोड़ लीजिए। तो ये तो होता है 12। ठीक है, ये तो होता है 12 और ये कितना होता है 16 कम 16 और 16 दूनी 32 और 32 और 12 कितना होता है 32 और 10 42 यानी 44। ये तो होता है 44। इधर कर लीजिए 44, इधर कर लीजिए इंटू 100। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना तो आंसर आ जाएगा ए वाला 27.3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चंस जो भी ये सब बढ़िया लेवल की करा रहा हूँ मैं इसमें। एक H2 अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, वैसे ही हाइड्रोजन पूछ रहा है, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन कितना होता है 1H1 या 1H2? आप बताइए हाइड्रोजन कितना होता है 1। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार होता है वो शायद 2 होता है। ठीक है, तो 2 होता है, तो 2 2 4 इसको ऊपर कर लीजिए, ओवरऑल 18 कर लीजिए। ठीक है, तो 16 2 18। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 18, लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है ना H2O, यानी कि इसका एक ही होता होगा। 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि अगर इसका 18 है तो ये तो 16 हो जाएगा और 18 यानी कि इसका एक होता है, यानी 1H1 होता है। तो आप 1/18 करिए इसको, मतलब 2/18, तो आ जाएगा 1/9। और 1/9 को अगर आप 100 से डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा 9 1 का 9, और फिर आप कराओगे 9 1 का 9 यानी 11 पॉइंट, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे निकालना है वैसे आप समझ रहे हैं मैं कैसे निकाल रहा हूँ। यानी कि जो हमारा जो मास नंबर होता है ना, जिसको जैसे ये देखिए किससे निकालते हैं, ये देखिए, यानी कि AXB, तो हम लोग B को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जिसके लिए पूछता है वो B जो होता है वो ऊपर रहता है, ओवरऑल नीचे 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना होता है हीलियम? आपको पता होना चाहिए। बाहरी आवरण में कोई इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा क्या? हीलियम बाहरी आवरण में 2 ही तो मिलेंगे, तो सिंपल सी बात 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस कह रहा है एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? तो आप बताएं 2 8 3 जो इसका राइट आंसर होता है। 2 8 3 कहाँ गया? 2 8 3 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 13 एल्युमिनियम होता है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए 2 8 3। ठीक है, तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी एक अधातु है? अधातु कौन सी होती है जिनके बाह्य कोश में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 6 मतलब 5 के बाद में जितने इलेक्ट्रॉन 5 या 5 के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं? अधातु होती हैं। तो देखिए कौन सी इसमें हो जाएगी, तो इसमें अधातु आपकी कौन सी? नाइट्रोजन। आंसर आप देख रहे हैं इसकी अधातु है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख लीजिए 76। कह रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या से बचाने के लिए आलू के चिप्स गैस के साथ संग्रहित होते हैं। तो आप पता आलू का हो कुरकुरा हो, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन गैस फिल होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर के आती है ताकि वो ज़्यादा जल्दी खराब ना हो, चाहे आलू के चिप्स हो चाहे कुरकुरा हो कुछ भी हो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुक्त अवस्था में किस धातु को आप पा सकते हैं, किसको नहीं पा सकते हैं? तो मैं बता दूं, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है। इसको आप पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी है? तन्य धातु जिसको हम लोग खींच सकते हैं, मतलब तन्य धातु उसको ही बोलते हैं ना। सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी है? तो आप इसका आंसर बताइएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो तन्य धातु होती है, यानी जिसको खींचें, जिसको पीट भी लें या जिसको चमक जिसमें हो, तो कौन सी ऐसी धातु होती है? सबसे ज़्यादा वो होता है एयू में, मतलब एयू का मतलब होता है आर्क, इसको आर्क कहते हैं और इसको सोना भी कहा जाता है। ठीक है, आर्क सबसे इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा में इसको आर्क पढ़ा जाता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप कह रहे पदार्थों के बीच आकर्षण बल, बेटा आकर्षण बल किस में ज़्यादा होता है? जो ठोस होता है। तो इसमें ठोस कौन सा? अल्कोहल के ठोस है तो द्रव है, तो द्रव है। तांबे के क्षण ठोस है तो इसमें क्या होगा? आकर्षण बल ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि तत्व नहीं है, कौन सा इसमें दे रखा तत्व नहीं? तो हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है, तो ये भी तत्व नहीं है। कापर भी कापर एक तत्व है। ठीक है, कापर एक एलिमेंट है।
ऑक्सीजन एक गैस है। और अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि तत्व नहीं है, तो तत्व मतलब एलिमेंट नहीं है बल्कि एक कंपाउंड है या मालिक्यूल है। वो हमारे पास क्या है, वाटर है। ऑल कंपाउंड्स मालिक्यूल होते हैं लेकिन सभी मालिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं, बात को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस अच्छे से करा दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कई क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे जो आपके पेपर में आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो मैं आपके लिए रोजाना ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा। कभी बीच में मैं नए क्वेश्चंस ला पाया, थोड़ा बिजी हो गया था मेरा शेड्यूल, लेकिन अब आपके लिए रेगुलर क्लासें और रेगुलर ये सब चलता रहेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।